हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज की थर्ड वीडियो। इस सीरीज और आईपीसी से संबंधित पिछली वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिलती रहे। मित्रों, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहला ऑप्शन है 9 अनुसूचियां हैं, बी 10 अनुसूचियां हैं, सी 11 अनुसूचियां हैं, डी 12 अनुसूचियां हैं। तो मित्रों, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो इसका उत्तर होगा डी 12 अनुसूचियां। नंबर 2 है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की एवं अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो ये भारत के मूल संविधान की बात कर रहा है। जब शुरुआत में संविधान हमारा बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं? ए 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां, बी 394 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियां, सी 396 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां, या डी 395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियां। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों से संबंधित 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में अगर देखें तो 12 अनुसूचियां हैं, और अगर मूल में देखें तो कुल 8 अनुसूचियां थीं, और उस समय अनुच्छेदों की संख्या भी 395 थी। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा वह ए सही होगा, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, तो इसका उत्तर डी सही होगा, 395। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है? ए राष्ट्रपति से, बी संसद से, सी लोगों से, डी कार्यपालिका या न्यायपालिका से। मित्रों, भारत की सरकार आंतरिक तथा बाह्य मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यह संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं, केवल भारत की जनता में निहित है। भारत अपनी विदेश नीति के मामले में भी पूर्णतया स्वतंत्र है। वह किसी भी देश से मित्रता कर सकता है, किसी भी देश से संधि कर सकता है, किसी भी देश से संधि तोड़ सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भी जो कॉमनवेल्थ के सदस्य बना है इंडिया, वह भी इस आधार पर नहीं है कि उसको कोई जोर जबरदस्ती या दबाव में कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाया गया है। उसने अपनी इच्छा से सदस्यता ग्रहण की है और वह जब चाहे तब इससे अपने को अलग कर सकता है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत संप्रभुता जो है वह भारत के लोगों से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा सी लोगों से। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं? ए हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में, बी हमारे संविधान के भाग 1 और भाग 5 में, सी हमारे संविधान के भाग 8 में, या डी हमारे संविधान के अनुच्छेद 308 से 311 में। तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 यानी जहां मूल अधिकार बताया गया है, और भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। तो भाग 3 और भाग 4 में इसका उत्तर होगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा, हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में। मित्रों, अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी नीति निर्देशक सिद्धांत, और डी विदेशी राज्यों से की गई संधियां। तो मित्रों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है। इसलिए मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। जबकि अनुच्छेद 37 जो है उसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व आते हैं जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। विदेशी राज्यों से की गई संधियां भी न्यायालय उसमें दखल नहीं देता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी मूल अधिकार। मित्रों, अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मित्रों, संविधान संशोधन अधिनियम जो 86वां था 2002 में आया था, वह संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जिसके अधीन 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है,
इसके द्वारा भाग 4 का में एक नया मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(1) के भी जोड़ा गया है, जो बंद करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के संरक्षक और माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्रदान करें। तो इसका जो उत्तर सही है वह है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, उसी के तहत मूल अधिकार में शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया है। तो इसका आंसर डी सही होगा। मित्रों 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ, CSIR, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ या संघ लोक सेवा आयोग। तो मित्रों संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित जो राज्य शब्द की परिभाषा है उसके अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल तथा सरकार की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है वह सरकार द्वारा न तो नियुक्त होता है न ही शासकीय शक्तियों के प्रयोग हेतु वो अथराइज्ड है, अतः वह राज्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है वह धारा 12 के अंतर्गत, वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका उत्तर ए सही होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ। मित्रों अगला प्रश्न है, द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज इन रिकॉर्ड टू आर्टिकल 105, 245, 246 और D13। तो मित्रों डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहती है संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रत्याभूत मूलाधिकार में कहा गया है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनने वाली या कम करने वाली यानी न्यून करने वाली विधियां जो हैं वो शून्य होंगी। संविधान के अनुच्छेद 13(1) में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत जो है बताया गया है, जिसके अनुसार संविधान लागू होने के पूर्व से प्रचलित विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जहां तक कि वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो सेक्शन 13 में बताया गया है। इसका आंसर डी सही होगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21। मित्रों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो अनुच्छेद 13 होगा। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करने के लिए उपबंध करती है। मित्रों अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के अनुच्छेद 11 में निहित है कि 12 में निहित है या अनुच्छेद 13 में निहित है या अनुच्छेद 15 में निहित है? मित्रों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 में दी गई है। मित्रों अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13(3)(a) के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है अध्यादेश, आदेश व उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना व रूढ़, संवैधानिक विधि और कोई आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ व प्रथा। तो मित्रों अनुच्छेद 13(3)(a) के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा आती है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ व प्रथा। मित्रों अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, USA के संविधान से या स्विट्जरलैंड के संविधान से? तो मित्रों भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत USA के संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत मरबरी बनाम मेडिसिन के मामले में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा USA के संविधान से। मित्रों अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है? A संसद का अधिनियम, B रूढ़, C विनियम, D संविधान का संशोधन। मित्रों केशवानंद भारती के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संशोधन उसमें शामिल नहीं है, यानी
संसद का एक अधिनियम जो होगा वह विधि पद में आएगा, रूढ़ भी विधि पद में आएगी, विनियम भी विधि पद में आएगा, लेकिन संविधान का संशोधन जो है वो अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर है डी, संविधान का संशोधन। मित्रों, अगला प्रश्न है एक पंथ निरपेक्ष राज्य। इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है धर्मों को प्रोत्साहित करता है, धर्मों को एकीकृत करता है, धर्मों को हतोत्साहित करता है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। तो एक पंथ निरपेक्ष राज्य जो है वो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का व्यवहार करेगा। पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष राज्य वह है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में पंथ निरपेक्ष राज्य वह है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा उनको समान संरक्षण प्रदान करता है, समान सम्मान प्रदान करता है। वह एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो धर्मों को प्रोत्साहित नहीं करेगा, धर्मों को एकीकृत भी नहीं करेगा, धर्मों को हतोत्साहित भी नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।